है ना बच्चों? आज हमारा नया टॉपिक है ना एनसीईआरटी बुक क्लास 12th है ना, चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट के हम है ना सारे एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आज। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चों? एक बल्ब है, वो सर्किट से जुड़ा हुआ है ना, एक बल्ब है ना, सर्किट से हमने बना दिया है ना, उसको क्या 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है और ये क्या है 100 वाट पावर का क्या है बल्ब है ना। अब इस बल्ब का क्या फाइंड आउट करना है हमें? फर्स्ट है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है ना। सेकंड है ना पीक वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, वीएम है ना। वीएम कैपिटल भी लिखते हैं और वी बड़ा भी लिख सकते हैं, यानी वी एम इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वीएम कैलकुलेट करना है। थर्ड है आई आर एम एस वैल्यू है ना, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू में है ना करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास में क्या गिवन है, सिर्फ ये पावर गिवन है और क्या गिवन है, वोल्ट गिवन है ना। तो हमारे पास में बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, है ना, हमने पढ़ा था है ना। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू होता है आई आर है ना। हमें R की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम इधर इसके नीचे ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, है ना। या फिर सॉरी है ना, ये है तो किसकी वैल्यू, अब ये आर इधर ले जाए हम, है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो हम इधर आई की जगह क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर रख दो, क्या हो जाएगा वी और हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है ना। और ये आर इधर से हो जाएगा, पी इसके नीचे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी। पी कितना है हमारे पास में 220 वोल्ट में है, तो स्क्वायर और पावर में क्या है 100 वाट पावर में, है ना। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 484 ओम, कितना आएगा 484 ओम आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर 4 है ना 8 4 00 आएंगे, 00 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 484 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वीएम कैलकुलेट करना है ना, यानी क्या मीन यानी पीक वैल्यू है ना, क्या फाइंड आउट करना है, पीक वोल्टेज। क्या फाइंड आउट करना है, पीक वोल्टेज। तो वीएम की वैल्यू जो होती है, क्या हमने बताया था, वीएम इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 वी, है ना। वी जो होता है ये वाला होता है ना, आरएमएस वैल्यू हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में हो गया ये वैल्यू है ना, कितनी हो जाएगी √2 इंटू 220, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 311 है ना वोल्ट, कितना हो जाएगा 311 वोल्ट, ठीक है ना। और क्या फाइंड आउट करना है, आई आरएमएस फाइंड आउट करना है ना। तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, ये आरएमएस वैल्यू ही होती है ना। तो हमारे पास में देखो वी आरएमएस तो ये रहा और P हमारे पास में 100 है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू वी आई से हमें आई निकालना है आरएमएस वैल्यू में, आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन वी, है ना। P की वैल्यू कितनी है 100 और V कितना है 220, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.454 है ना एम्पियर, ठीक है 0.454 एम्पियर आ जाएगी, इजी। फिर करते हैं नेक्स्ट।
अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, हमारे पास में एक प्योर इंडक्टर है ना, वो आरएमएस है ना, क्लियर, यानी एक वोल्ट से कलेक्ट है ना, वो वोल्ट है आरएमएस 220 वोल्ट है ना, और इस इंडक्टर का है ना जो हमारे पास में है वैल्यू 25 मिली हेनरी है ना, इंडक्टेंस एल की वैल्यू कितनी है 25 मिली हेनरी है, क्लियर है ना। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करवा रहा है, वो क्या फाइंड आउट करना है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता था, एक्सएल से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, एक्सएल क्या होता था ओमेगा एल है ना, और सेकंड फाइंड आउट करना है हमें, क्लियर, ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकंड फाइंड आउट करना है कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है आरएमएस वैल्यू है ना, क्लियर है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की है ना, आई आरएमएस वैल्यू है ना, वो फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो अब देखो इजी है बहुत कि हमारे पास में ओमेगा एक्स यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ओमेगा एल होती है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई म्यू, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है ना मेरे बच्चों है ना, क्लियर है ना, इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, ये क्या हो गया म्यू हो गया, क्या हो गया म्यू हो गया। ये तीन चीजें हमारे पास में क्या है गिवन है। तो हमारे पास देखो ये तो एक्सेल तो बहुत इजी हो गया है ना, एक्सेल हो गया 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज इंटू एल की वैल्यू कितना 25 मिली, कितना हो गया 10 की पावर -3 है ना, क्लियर, ये हो जाएगा है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.85 ओम, ठीक है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 100 हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ रहा है 7.85 आएगा, इजी है ना। ये तो हो गया एक्सेल है ना, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी इंडक्टिव है ना रिएक्टेंस। अब आई आरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कितना इजी है ना, हमारे को पता है कि हमारे पास में ये दे रखा है वोल्टेज दे रखी है ना, और हमारे पास में एक्सेल हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो ओम्स लॉ से क्या होता है V इक्वल टू आई आर होता है ना, क्लियर, और आर क्या है इसकी केस से में एक्सेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो V इक्वल टू आई एक्स एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं है ना, क्लियर है ना। तो अब इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो उसकी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन एक्स एल, और V कितना देगा 220 वोल्ट, 220 अपॉन 7.85, तो ये क्या आ जाएगा हो जाएगी 28 एम्पियर, ठीक है ना, इजी था, ठीक है। तो क्या दे रखा था सर्किट में हमारे पास में इंडक्टर दे रखा है ना, दे रखा था, यानी इसकी इंडक्टेंस वैल्यू कितनी थी 25 मिली हेनरी दे रखी थी है ना, और ये जो सोर्स है सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज दे रखी है ना, और इस सोर्स पे जो वोल्टेज है ना आरएमएस वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी ओमेगा एल होती है, ओमेगा जो होता है हमारा 2 पाई म्यू होता है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो हमने इधर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पुट की और एल की वैल्यू ये 25 मिली है तो 10⁻³ हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आई 7.85, क्लियर। और V इक्वल टू क्या होता है आई एक्सएल या आई आर होता है ना, तो एक्सएल है तो एक्सएल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो इसके नीचे किया तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी है ना आरएमएस में V अपॉन एक्सएल और 220 अपॉन 7.85 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28
एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्लियर? अब है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे बच्चों? सिंपल सा है, एक ये बल्ब है, बल्ब को एक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है और सोर्स कैसा है? डीसी भी है और एसी भी है, यानी अल्टरनेट भी है ना, और डायरेक्ट भी है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, ऑब्जर्वेशन करवा रहा है कि अगर डीसी और एसी है ना, और इसमें एक चीज और है कि इधर एक क्या यूज कर लिया है उसने? कैपेसिटर यूज कर लिया है। क्या यूज कर लिया है? सी, कैपेसिटर। क्लियर है ना? अब क्या है, इस सोर्स फर्स्ट में डीसी यूज हो रहा है और सेकंड बार क्या हो रहा है? एसी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? डीसी और सेकंड बार एसी, यानी डायरेक्ट करंट हो रही है, फिर दूसरी बार क्या हो रहा है? अल्टरनेट करंट हो रही है ना, फ्लो है ना। तो ऑब्जर्वेशन करना है कि ये इस बल्ब पर क्या इफेक्ट होगा, है ना। क्लियर? तो इधर देखो, वी नो दैट, है ना, अगर डीसी करंट इधर फ्लो हो रही है, क्लियर, तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा पहले, है ना। फुली चार्ज होने पर हमारे को पता है कि एक्सएल जो होता है एक्ससी, है ना, एक्ससी यानी कैपेसिटर रिएक्टेंस जो होता है, कैपेसिटिव है ना, रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। ठीक है। अब यदि है ना, इधर हमारे पास में क्या फ्लो हो रही है? डीसी फ्लो हो रही है। डीसी फ्लो हो रही है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर 100% डीसी फ्लो हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है, यानी बहुत कम होती है अप्रोक्सीमेटली, यानी या फिर 0 के अप्रोक्सीमेट होती है। तो ओमेगा जो होता है मेरे बच्चों, मैंने बताया था क्या होता है? 2 पाई म्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? है ना, क्लियर, 0 हो जाएगी, है ना, यानी एंगुलर है ना वेलोसिटी जो होगी, है ना, क्लियर है ना, वो कितनी हो जाएगी इसमें? यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है ना, 0 हो जाएगी, है ना। ओमेगा की वैल्यू इधर हम 0 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट आने की वजह से, है ना, क्लियर, इसमें है ना कैपेसिटर रिएक्टेंस जो है ना, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इनफाइनाइट हो रही है। इनफाइनाइट होने की वजह से इसके अंदर इधर के बाद में करंट, इधर पहले तो यहां तक आ रही है करंट, इस जगह करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, जिससे ये जो होगा हमारा बल्ब जो है वो शाइन नहीं करेगा, यानी ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? फर्स्ट में है ना, नॉट शाइन, है ना, ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या हो गया? इसका रेजिस्टेंस एक तरह से है ना, क्लियर हो गया, इनफाइनाइट हो गया, है ना। क्लियर? तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, इसकी वजह से ये बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा, शाइन नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करें? एसी अगर हम फ्लो करें तो एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमारे जैसे घरों में जो आती है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल की कितनी होती है ज्यादातर, है ना, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। तो इधर ओमेगा की है ना वैल्यू कुछ होगी, है ना, तो इधर ओमेगा की वैल्यू यानी एक्सी क्या होगी? है ना, एक्सी 1/ओमेगा सी से कुछ है ना पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इधर से क्या होगा? इधर करंट फ्लो होने लग जाएगी, आई क्या हो जाएगी? करंट फ्लो होने लग जाएगी सर्किट के अंदर, और हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, यानी साइन करने लग जाएगा, है ना, बल्ब साइन, है ना, बल्ब जो होगा क्या होगा? वो साइन करेगा, यानी चमकेगा। क्लियर? इधर अगर हमारे पास में डीसी यदि हमने लगाया है तो बल्ब साइन नहीं करेगा, एसी लगाया है तो उसके लिए हमारे पास में करंट इधर से फ्लो हो जाएगी, है ना, क्लियर, और वो क्या करेगा? साइन करेगा। क्लियर? आप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कर रहा है मेरे बच्चों? हमारे पास में एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने है ना 220 है ना वोल्ट से, आरएमएस है ना वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और इस कैपेसिटर की जो है ना कैपेसिटेंस है वो है 50
माइक्रो फैराड, है ना मेरे बच्चों। अब ये क्या फाइंड आउट करा रहा है कि इसका जो है कैपेसिटिव है ना रिएक्टेंस है, पहले तो फर्स्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी फाइंड आउट करा रहा है ना। एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, क्लियर। फर्स्ट ये फाइंड आउट करा रहा है, सेकंड फाइंड आउट करा रहा है ना। करंट फाइंड आउट करा रहा है, वो भी इसकी है ना पीक वैल्यू और आरएमएस यानी IM and IRMS ये फाइंड आउट करा रहा है, क्लियर। और थर्ड क्या फाइंड आउट करा रहा है, अगर और इस सर्किट में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट में है ना, क्लियर, सोर्स की वो कितनी है 50 हर्ट्ज कितनी है 50 हर्ट्ज है ना, क्लियर। और वो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, अगर ये फ्रीक्वेंसी है ना तो क्या है म्यू है वो कितनी हो जाए ट्वाइस हो जाए, क्या हो जाए ट्वाइस हो जाए, है ना। तो IRMS है ना और इस पर है ना क्या इफेक्ट पड़ेगा यानी करंट पे और है ना किस पे HC क्या होगा है ना, और ये I क्या होगा करंट क्या होगी, क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन है ना, जैसे पहले किया था वैसे के वैसे ये सेम, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई म्यू, ठीक है। अब देखो हमारे पास में म्यू दे रखा है 50 और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी XC की वैल्यू 1 है ना 2 पाई म्यू और C है ना, तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज इंटू ये कितना है 15 माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, ठीक है 10⁻⁻6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 212 ओम, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 212 यानी 212 ओम, ठीक है। और फिर क्या फाइंड आउट करना है ये IRMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो IRMS के लिए हमने बताया था पहले फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, IRMS के लिए क्या था V है ना RMS वैल्यू अपॉन XC है ना। इधर क्या था पहले इंडक्टर के लिए XL था यानी V अपॉन XL था, तो अभी क्या है ये हो जाएगा यानी V कितना है 220 अपॉन XC क्या है 212, ठीक है, यानी 1 पॉइंट समथिंग 0.04 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 1.04 एम्पियर आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है ना। अब फिर क्या फाइंड आउट करा रहा था पीक है ना करंट फाइंड आउट करा रहा था, तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये है ना, इसी के अंदर है ना सेकंड के अंदर ए पार्ट था और ये अब बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है IM फाइंड आउट करा रहा है, IM इक्वल टू होता है ना पीक करंट जो होती है वो होता है √2 अपॉन IRMS, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 इंटू 1.04 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.47 एम्पियर, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, ठीक है, तो इधर वैल्यू भी पुट कर सकते थे अपन 1.41 इंटू 1.04, ठीक है, हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.47 एम्पियर। अब क्या बच रहा है ये वाला बच रहा है लास्ट, ठीक है। लास्ट तो बहुत इजी है, पता चल गया होगा इसका रिजल्ट क्या होगा है ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए ट्वाइस हो जाए तो इधर क्या आ जाएगा ट्वाइस हो जाएगा है ना, तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी इधर तो क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा, यानी हमारे पास में इसका थर्ड वाला जो रिजल्ट हो जाएगा है ना, अगर फ्रीक्वेंसी है तो X-C इसको डैश बोल लो है ना, इसको I डैश बोल लो है ना, ये डैश डैश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा यानी XC अपॉन
2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि इधर 2, ये सारी वैल्यू तो सेम है, इधर क्या रहा है 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। और बी पार्ट में क्या है, ये करंट है ना, फाइंड आउट करनी है, ये IM और IRMS। तो देखो IM में हमारे पास, IRMS में XC था, तो इधर क्या होगा, ये हाफ होगा, यानी क्या होगा, I डैश RMS, ये हो जाएगा V अपॉन X डैश C। X डैश क्या है, XC अपॉन 2, V अपॉन XC अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 2V अपॉन एक्स सी। V अपॉन एक्स सी क्या है, V अपॉन एक्स सी RMS, ठीक है, यानी ट्वाइस IRMS हो जाएगी, ठीक है, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। और इधर है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, प्रतिबाधा तो आधी हो जाएगी, है ना, और ये RMS वैल्यू है ना, और ये पीक वैल्यू है ना, क्लियर, IM दोनों क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। अब देखो ये भी ट्वाइस हो गई है ना, तो हमारे पास में क्या हो गया, इधर I ये है ना इसका, ठीक है, C वाला पार्ट कितना हो जाएगा, पीक निकालना है, IM डैश निकालना है ना, क्लियर, करंट निकालनी थी ना, ये IM डैश क्या होगा, सिंपल सा है, इधर √2 और I डैश RMS होगा, I डैश RMS क्या है, 2 RMS है, तो इधर 2 और हो जाएगा, क्लियर, यानी हम कह सकते हैं 2 IM आ जाएगा, क्या जाएगा इधर 2 IM हो जाएगा, यानी करंट की वैल्यू पहले की तुलना में पीक वैल्यू और RMS वैल्यू जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्वाइस हो जाएंगी, यानी डबल हो जाएंगी, और जो हमारे पास में है ना ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है ना, इजी था। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कैपेसिटर है ना, उसका क्या दे रखा है ना, कैपेसिटेंस देखा दे रखा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है 50 माइक्रो फैराड है, और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, और सोर्स का RMS वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, क्लियर, हमें ये फाइंड आउट करने था तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7.5। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 है ना 5। अब एग्जांपल नंबर 5 के क्या है मेरे बच्चों, एक हमारे पास में इंडक्टर है और इंडक्टर से फिर एक बल्ब कनेक्ट है ना, है ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर इधर एक स्विच है, ये रहा, हमने इधर क्या बना दिए, स्विच बना दिया, अगर इस स्विच को हम प्रेस करें और दबा दें, क्लियर, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो इसमें से करंट फ्लो होती है और हमारा बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्लियर। फिर क्या कर रहा है, उसी टाइम पीरियड पे है ना हमने क्या किया, एक आयरन रॉड ली है, क्लियर, और इसके अंदर इंसर्ट कर दी, क्या कर दी, इस कॉइल के अंदर है ना, इंडक्टर के अंदर हमने एक आयरन रॉड ऐसे इंसर्ट कर दी, तो इस बल्ब के ऊपर इसकी जो ग्लो है यानी शाइनिंग है क्या होगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या जैसी है वैसे की वैसी इसमें बनी रहेगी, है ना, वो फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है, क्लियर है ना, कि शाइनिंग के बारे में पूछ रहा है कि शाइनिंग ग्लो होगी, है ना, कम होगी, डिक्रीज होगी, लो होगी या स्टेबल रहेगी, है ना। तो देखो सिंपल सा है, अगर हमने इधर इसके अंदर कॉइल यदि हमने है ना, यानी आयरन है ना, कॉइल के अंदर ऐसे आयरन रॉड इसके अंदर इंसर्ट कर ली, तो हमें पता है कि करंट यदि फ्लो होती है कॉइल के अंदर तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती थी B = है ना म्यू नॉट एंड I से हम रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि म्यू नॉट इसलिए लिखते थे क्योंकि इसके बीच में क्या होती थी, एयर होती थी, क्या होती थी, एयर होती थी। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, क्या कर दी, आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, तो अब इधर म्यू
आर और आ जाएगा, क्लियर है ना, है ना, म्यू आर की वैल्यू और मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्लियर। तो ये म्यू आर की वैल्यू है ना, आयरन ऑर के लिए म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, ठीक, तो उसकी वैल्यू कम से कम यानी 200 के आसपास होती है, यानी 200 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब देखो 200 है ना, अलग अलग वैल्यू होती है ना, आयरन रॉड है तो आयरन कोई फिक्स नहीं है कौन सी आयरन रॉड है ना, क्लियर, यानी उसकी है ना ये म्यू आर की वैल्यू है ना 1 से ज्यादा ही होगी, यानी 10 से ज्यादा, यानी कितनी भी हो सकती है ना, यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 से है ना ज्यादा है, क्लियर है ना, 1.1 ही हो, 0.1 तो ज्यादा है ना। तो अब ये कह सकते हैं कि जैसे हमने इसके अंदर रॉड इंसर्ट करी है ना, तो क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो मैग्नीफाई हो गया तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा मेरे बच्चों, इस है ना, इसका है ना क्या हो गया है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई वैल्यू, क्या हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, है ना, एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, यानी एल की वैल्यू बढ़ गई, क्या बढ़ गई, एल की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, इंडक्टर की वैल्यू है ना, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, है ना, और इसकी भी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, एल एक्स एल प्रोपोर्शनल एल हो गया एक तरह से। अब ये इसकी वैल्यू बढ़ने से क्या हो गया, इस पे है ना वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा ड्रॉप होगी, है ना, पहले की बनस्पत, यानी पहले जो वोल्टेज इधर V1 V2 हो रही थी, है ना, तो इधर अब V1 डैश जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी V1, और इधर वोल्टेज तो फिक्स सप्लाई हो रही है ना, क्लियर। तो इधर कम हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इधर वोल्टेज क्या होगी, बढ़ जाएगी, इधर वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे कम वोल्टेज है ना होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, साइनिंग क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है ना, साइनिंग क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, जी है ना, ठीक है, ये था, है ना, क्योंकि इधर करंट आई फ्लो हो रही है और फ्लक्स जो होता है ना, एल आई को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और फिर फ्लक्स क्या होता है ना, बी ए होता था, डॉट ए, है ना, अगर हमारे पास में ये बी बढ़ गया है ना दोनों फ्लक्स में, तो करंट तो है ना सेम जा रही है आई, तो हमारे पास में क्या बढ़ गया, एरिया हमारा फिक्स है, तो क्या बढ़ जाता है, ये चीज क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, इसके बढ़ने से। और ये किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास में म्यू आर है ना एक है ना वैल्यू और इंसर्ट हो रही है ना, ये यानी ये टोटल क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना हो जाती है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की है ना वैल्यू, पहले जो है ना स्पेस में वैक्यूम में जो परमिटिविटी थी है ना उसकी वैल्यू से क्या हो जाती है ना ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, ये वैल्यू बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से इस पे वोल्टेज है ना ज्यादा ड्रॉप होगा, और इस पे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा है ना, ये ग्लो कम करेगा, इसकी वैल्यू यानी शाइनिंग क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहा है कि हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास में कैपेसिटर है, और उसको सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, और सोर्स जो है 220 वोल्ट है ना आरएमएस, और ये है 200 ओम है ना रेजिस्टेंस है ना, और ये है 15 माइक्रो फैराड, है ना, क्लियर। अब वो क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि है ना इस सर्किट में है ना जो करंट फ्लो हो रही है ना आईआरएमएस है ना वो फाइंड आउट करनी है ना, और क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमारे पास में इंपीडेंस भी फाइंड आउट करना है, इसका इंपीडेंस कितना होगा, है ना, और सेकंड फाइंड आउट करवा रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये तो हो गया वी आर और ये हो गया वी सी, है ना,
इन पे अलग अलग यदि हमने वोल्टेज जो निकली हमारे पास में है ना करंट से, वी आर और वी सी भी फाइंड आउट करना है हमें, है ना। ये जो अलग अलग वोल्टेज निकली अगर इनको ऐड करें तो क्या वो 20 वोल्ट ही होता है या उससे ज्यादा होता है ना, वो भी पूछ रहा है कितनी वैल्यू होती है उसकी, है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास में हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये करंट कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है ना, क्लियर है ना। तो अब इधर देखो सबसे पहले क्या है ना, हमारे पास में इसके ऊपर मान लीजिए करंट क्या जा रही है, आई जा रही है, क्या जा रही है, करंट आई जा रही है ना। तो अब करंट आई जा रही है तो इसके ऊपर जो हमारे पास में है ना इम्पीडेंस होगा यानी प्रतिबाधा होती है ना, इम्पीडेंस होता था जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 अपॉन में, है ना, यानी कैपेसिटर रिएक्टेंस की, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती थी 1 अपॉन ओमेगा सी, और हमारे पास में क्या है स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास में, क्या इसको कैसे लिखते थे आर स्क्वायर प्लस इसको लिखते थे, है ना, तो इसको -2 करके इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कैसे, यानी 2 पाई म्यू और सी की पावर -2 और ये हो गया अंडर रूट, ठीक है। ये 1 अपॉन में है ना ऐसे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यानी ओमेगा सी का -2 पावर में, है ना, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई म्यू, ठीक है। और इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लियर, सोर्स की इसकी, है ना, कितनी है 50 हर्ट्ज दे रखी है मेरे बच्चों, कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, है ना। तो देखो इससे इधर वैल्यू पुट करनी है हमें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू म्यू कितना है 50 हर्ट्ज इंटू, है ना, सी कितना है 15 माइक्रो इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, ठीक है, और उसकी पावर -2 और ये अंडर रूट, क्लियर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होगी सॉल्व करने के बाद में 91.67 ओम, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, है ना, इम्पीडेंस आ गया, क्या आ गया इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस आ गया तो देखो ओम्स लॉ से, है ना, सेकंड में V इक्वल टू क्या होता है ना IR, है ना, ठीक है। और VR क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा आई आर, यानी इस पे वोल्टेज क्या हो जाएगा IR, ठीक है। ये तो ओम्स लॉ था सेंस, है ना, वोल्टेज से, है ना, क्लियर। लेकिन इस पे वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या है VR है, VR इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, इसमें करंट फ्लो हो रही है ना, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 200, तो आई कितना है हमारे पास में, ये रहा, है ना, सॉरी, है ना, ये हमारा क्या आ गया, ये वो सॉरी जेड आ गया, क्या आ गया जेड आ गया, है ना। तो अब देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास में, है ना, इम्पीडेंस, इसकी वजह से, है ना, अगर इधर इम्पीडेंस लेना है हमें ओम्स लॉ से, तो हमारे पास में क्या जाएगा, सिंपल सा था कि हमारे पास में अभी तो क्या है टोटल रेजिस्टेंस एक तरह से, है ना, यानी इम्पीडेंस क्या हुआ एक तरह से टोटल रेजिस्टेंस इनका, है ना, पूरा। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है ना, इधर ओम्स लॉ से V इक्वल टू V कितना है ना, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन जेड, क्या हो जाएगी V अपॉन जेड, यानी वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, क्लियर। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, ये हो गया 220 वोल्ट अपॉन 291.67, है ना, इसकी वैल्यू आएगी 0.755 एम्पियर, ठीक है, 0.755 एम्पियर, यानी इस सर्किट में जो हमें करंट फाइंड आउट करनी थी, है ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.755 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे क्या वोल्टेज फाइंड आउट करनी, तो देखो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, अभी हम बात कर रहे थे, तो देखो आई की वैल्यू आ गई इधर, आई की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.755 इंटू 200, क्लियर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 151 वोल्ट,
ठीक है ना? अब क्या फाइंड आउट करना है, ये VC है ना, VC क्या हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया हमारा पास, ये इसी का पार्ट हो गया, ये A हो गया। अब B फाइंड आउट करना है, VC क्या होगा, IXC, ठीक है ना, XC क्या है हमारे पास में, ये रहा 1/ωc, क्लियर है ना, तो ये 1/ωc है ना, तो हमारे पास में 1/ωc है ना, और क्लियर, और ओमेगा की वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, एक तरह से I 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 म्यू और C, क्लियर, तो I की वैल्यू कितनी है 0.755 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू, है ना, C की वैल्यू कितनी है 15 माइक्रो, यानी 15 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, इसकी वैल्यू आएगी, है ना, इसकी वैल्यू तो आती है, यानी 1/, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.755 इंटू 2123, है ना, क्लियर, और फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में VC वैल्यू आएगी, है ना, क्या वैल्यू आएगी 160.3 वोल्ट, कितना आ जाएगा, है ना, वोल्ट, ठीक है, क्या किया है, VC है, VC इक्वल टू क्या है, IC हो गया, IC की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 0.755 एम्पियर, है ना, और XC को क्या था 1/ओमेगा था, C, ओमेगा की वैल्यू 2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, C, यानी 1/2 म्यू C, है ना, की वैल्यू कितनी होती थी 212.3 आ रही है, क्लियर, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है ना, I से, यानी 0.755 से, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 160.3 वोल्ट, ठीक है ना, ये वैल्यू आने पे अभी देखो इन दोनों को हम यदि ऐड करेंगे ना मेरे बच्चों, इसको और इसको, है ना, क्लियर है ना, तो हमारे पास में कितना आएगा, इन दोनों को ऐड, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास में टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा, है ना, VT, इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर देखो, है ना, तो पूछ रहा था इन दोनों को ऐड करेंगे तो वोल्टेज के इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी, तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या जाएगा, देखो 151 प्लस 160.3, है ना, ये क्या है वोल्ट पे यूनिट, तो ये वैल्यू आ रही है 3.1, है ना, ठीक है, 1 और 3, यानी 311.3 वोल्ट, और हमारा कितना आ रहा है 220 वोल्ट, है ना, ये वोल्ट क्या आ रहा है, टोटल वोल्ट क्या आ रहा है मेरे बच्चों, है ना, VT क्या है इस वोल्ट से, है ना, क्या है बढ़ा है, इनिशियल वोल्ट से क्या है बढ़ा है, क्लियर, VI, इसको VI मान लो, इनिशियल वोल्ट, यानी RMS वैल्यू है ना, RMS वैल्यू VI, ठीक है ना, इससे क्या है बड़ा है ना, बड़ा क्यों है, इसके पीछे हमने पहले कैलकुलेशन करी थी फॉर्मूलों में, ये और ये, है ना, कौन से, है ना, सर्किट हो गया RC सर्किट हो गया, RC सर्किट में हमने, है ना, फाइंड आउट किया था कि इनके बीच में क्या होता है ना, करंट की, है ना, अगर हम फाइंड आउट करते थे, है ना, तो इनके बीच में क्या होता था, फेज डिफरेंस होता था, कितने का होता था π/2 का होता था, इन दोनों के बीच में कितना होता था, फेज डिफरेंस जो होता था वो कितना होता था, डेल फाई की वैल्यू कितनी होती थी π/2 होता था फेज डिफरेंस, तो ये एक सिमिलर फेज में नहीं होने की वजह से, है ना, इनका जो टोटल वोल्टेज आ रहा है ना, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 311.3 आएगा, है ना, क्लियर, हम इनको डायरेक्ट इस तरह, है ना, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए फॉर्मूला है ना, क्लियर, वो तो टोटल वोल्टेज जो होगा VT, है ना, वो क्या होगा अंडर रूट में VR² प्लस VC² होगा,
क्लियर। अब वी आर की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इधर हम वैल्यू करेंगे इसकी, यानी 1 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 6 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 220 वोल्ट आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इनके बीच में कितना है, π/2 का फेस है ना। फेस होने की वजह से ये क्या है, एक फेस इधर है और एक इधर है, यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा है ना कॉस वाला है ना, तो हमारे पास में क्या होगा है ना, ये हो गया मान लीजिए वी आर और ये हो गया वी सी है ना। वैसे नीचे की तरफ होता है, क्लियर, हमने ऊपर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फेज जो बताना था इसलिए बताने के लिए क्या था, ये π/2 था है ना। चलो उसको ऐसे ले लेना, एल में ऊपर होता है उसमें नीचे, तो ये हो गया ये और ये VC और ये VR, यानी इन दोनों में फेस क्या होता है ना 90 का होता है, ये π/2 हो गया है ना। तो हमारे पास में अगर इसका वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो V टोटल जो होगा, क्लियर, क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VCVR cos थीटा, और थीटा कितना है, π/2 है, कितना है थीटा, π/2। तो थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे है ना मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितना होती है, 0। तो क्या आ जाएगा, क्या हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी √VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, जो जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है। क्लियर है ना, इजी था, बस यही था। अब करते हैं नेक्स्ट बच्चों का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किट है ना, जैसे कि है ना RC सर्किट मान लो सपोज है ना, वो सर्किट कंटेन जैसे कि ये हो गया R एंड C है ना, क्लियर। तो अब इसके अंदर हमारे पास में पावर जो है, क्लियर है ना, पावर जो वैल्यू होती है P = क्या होती है, IV cos phi, और cos phi जो होता है मेरे बच्चों ये क्या होता है, पावर फैक्टर, क्या होता है, पावर फैक्टर। इस ट्रांसमिशन लाइन में अगर क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन में अगर पावर फैक्टर लो है, यानी cos phi की वैल्यू क्या है, लो है ना, लो है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास में क्या होता है ना, मैक्सिमम पावर है ना, यानी लास्ट पावर क्या होती है ना, लॉस होता है। क्लियर है, तो अब ये देखो बहुत इजी है, सिंपल सा, अगर ये वैल्यू हमारे पास में है ना, क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि V = क्या होता है ना, IR होता है, ठीक है। अगर हम इधर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा है ना, P की वैल्यू, अगर ये वैल्यू है ना क्या है, लो है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, P = क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा है ना, I² R है। तो अभी इधर देखो, अगर ये वैल्यू यदि लो है, क्या है, अगर ये वैल्यू लो है ना, तो हमारे पास में है ना, ये पावर को है ना बनाए रखने के लिए है ना, हमारे पास में क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी है ना, ज्यादा करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, करंट की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी, और करंट की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी तो हमारे पास में इस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा है ना, क्लियर, पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर, क्योंकि P = क्या होगा, R² R हो गया है, I की वैल्यू बढ़ गई है ना, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, क्लियर। तो हमारे पास में इधर पावर लॉस क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा हो जाएगा है ना, लार्ज है ना, क्लियर है ना, पावर लॉस हमारे पास में होगा है ना इस ट्रांसमिशन लाइन में, अगर हमारा पावर फैक्टर क्या है, लो है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, P = IV cos है ना phi है, अगर ये स्मॉल हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, तो हमारे पास में ये पावर तो फिक्स है इस सर्किट की है ना, तो हमारे पास में क्या होगा कि किसी चीज को दो है ना, वोल्टेज भी हमारे पास फिक्स है, तो कौन सी चीज बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी है ना, करंट बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी तो हमारे पास में V = IR फॉर्मूले से है ना, हमारे पास में इधर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P = I² R हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस
ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास में क्या हो जाएगी, है ना, लॉस जो हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, तो इस ट्रांसमिशन में लाइन में, है ना, पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। फर्स्ट तो हमारे पास में ये था। सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड ये था कि जो पावर फैक्टर है cos फाइव की वैल्यू मेरे बच्चों क्या होती है, R अपॉन जेड होती है। जेड हमारा इम्पीडेंस और ये रेजिस्टेंस, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। अब इधर देखो, ये cos फाइव की वैल्यू को, है ना, क्या किसी दूसरे, है ना, कैपेसिटर से, है ना, इंक्लूड करके क्या इसकी वैल्यू, है ना, में इंप्रूव किया जा सकता है ना। तो वो क्वेश्चन है, हाँ किया जा सकता है, यस, है ना। क्लियर, तो इंप्रूव करने के लिए सिंपल सी बात है, हमारे पास में, तो अब मान लीजिए हमारे पास में, है ना, ये जो वोल्टेज है, सपोज, है ना, वोल्टेज और, है ना, करंट जो है ना, मान लीजिए हमारे पास में करंट जो है ना, ये आई, है ना, वो क्या फाई एंगल क्या है, लैग है, लैग्स है ना, यानी पीछे है ना। मान लीजिए ये वोल्टेज क्या है हमारा, V है, जिसे हमने V से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये क्या है, I है। क्लियर है ना। तो अब इस I कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, है ना, एज सच दो टू पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, है ना, कि ये जो वोल्ट है ना, इससे इसका जो फेस होगा, है ना, डिफरेंस, वो कितना हो, एक तो 90 डिग्री हो, सपोज ये ना, ये तो हो जाएगा हमारा IP, और ये हो जाएगा IQ। क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज का जो फेस होता था, है ना, क्लियर है ना, वोल्टेज और इनमें जो करंट पे जो फेस होता था, है ना, तो हमें पता था कि इनके बीच में कितना चेंज हो जाता था, पाई बाई 2 का चेंज होता था। कितना होता था, अगर सर्किट होता था, है ना, ट्रांसमिशन लाइन जैसे ये है, इनमें यदि चेंज होता था तो कितना होता था, पाई बाई 2 का होता था। तो वही हमने इधर पाई बाई 2 का फेस चेंज कर दिया, है ना। एक करंट हमारी, है ना, पाई बाई 2 पहले है, और एक करंट, है ना, पाई बाई 2 बाद में है, जैसे ये थी, है ना, ये रहा, इनके बीच में ये एंगल कितना है, पाई बाई 2, है ना। यही होता था ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि फेस में जो डेल फेस यानी डेल फाई कितना होता था, पाई बाई 2 होता था। ठीक है, अब क्या किया हमें इधर, है ना, ये जो पावर फैक्टर है ना, R अपॉन जेड है, क्या है, R अपॉन जेड है। हमें इसकी वैल्यू, है ना, क्या बनानी है, अप्रोक्सीमेटली क्या बनानी है, 1 बनानी है। क्या बनानी है, 1 बनानी, यानी जेड को R के बराबर करना है। क्या बनाना है, जेड को R के बराबर करना है। तो जेड को R के बराबर करना है, तो देखो एक कंपोनेंट इसका I का इधर है, तो इसमें एक कंपोनेंट इधर यदि हम इंक्लूड कर लें, ये IQ डैश हम, है ना, क्लियर, इसका फेस क्या हो, ये जिस डायरेक्शन में है उससे क्या हो, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन वाला फेस हो, यानी पाई का हो, है ना। तो क्या होगा, है ना, इसके फेस करने के लिए हमारे पास में क्या होगा कि हमें जो कैपेसिटर है ना मेरे बच्चों, है ना, इसमें, क्लियर, सर्किट में, इस सर्किट में इसी टाइप का ना कैपेसिटर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका ये जो करंट है, ये इस वाले फैक्टर को क्या कर सके, है ना, हटा सके। अगर ये फैक्टर हट जाएगा, IQ वाला, इधर वाले IQ डैश इसको क्रॉस कर देगा, क्लियर, तो हमारे पास में सिर्फ यही फैक्टर रह जाएगा IP का, है ना। तो अगर यही करंट फ्लो होगी, है ना, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, सिर्फ R ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, यानी R कंपोनेंट रह जाएगा। क्लियर, यानी R अपॉन R हो जाएगा। क्लियर है ना, इम्पीडेंस। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अगर हम इधर इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास में जो कैपेसिटर है ना, उसको हम क्या लगा दें, पैरेलल के रूप में लगा दें। पैरेलल के रूप में लगा देंगे तो हमारे पास में ये जो फेस होगा वो कितना चेंज हो जाएगा, है ना, पाई बाई 2, इससे पाई बाई 2 और आगे हो जाएगा। क्लियर, यानी इससे पाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, है ना, यानी इससे, यानी इस वाले से तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और इससे पाई बाई 2 और फेस आगे हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा प्लस डायरेक्शन एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो होगा, है ना,
इस वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और इसका इम्पीडेंस जो होगा है ना Z, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये R इक्वल टू है ना R अपॉन R हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास में है ना इधर लॉस क्या होगा, है ना, क्लियर, यानी इसका इंप्रूव हो जाएगा, है ना, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। और पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये वाली, है ना, अपने पास में फिर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, IPV हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये और ये वाले कंपोनेंट तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, पावर P इक्वल टू IPV हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 8 है ना, एग्जांपल नंबर 8 क्या है, हमारे पास में L, C और R, है ना, LCR सर्किट है ना, L, C एंड R, ठीक है। और VM दे रखा है, VM यानी पीक वोल्टेज दे रखा है, क्लियर है ना, VRMS नहीं है ना, VRMS जो होता है VM अपॉन √2 होता है, ठीक है ना। हमारे पास में क्या दे रखा है, VM दे रखा है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और R की वैल्यू दे रखी है, R, C और L की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, और L की वैल्यू 2.548 मिली हेनरी, और C की वैल्यू है 796 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इस चीज का सबसे फर्स्ट है क्या निकालना है, इंपीडेंस निकालना है Z फर्स्ट, है ना, और सेकंड निकालना है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसे हम फाइ से रिप्रेजेंट करते थे, फाइ इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, है ना। और थर्ड निकालना है ना, ये क्या, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यानी cos फाइ, है ना, cos फाइ यानी क्या होता था, R अपॉन Z, है ना। और इसमें है ना पावर डिसिपेटेड, है ना, यानी कितनी पावर इसमें है ना खर्च हुई है, यानी लॉस। फोर्थ निकालना है पावर डिसिपेटेड, यानी है ना शक्ति क्षय कितना हुआ है ना, तो पावर डिसिपेटेड को P इक्वल टू I स्क्वायर R से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है ना। तो दो इम्पीडेंस के लिए सबसे बढ़िया है ना, सबसे पहले क्या इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, है ना, RLC है, तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये होगी, है ना, क्लियर है ना। तो हम देखो R की वैल्यू दे रखी है, XL की वैल्यू जो होती है ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, L की वैल्यू दे रखी है ये रही, है ना 25 पॉइंट, ये तो वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, इसको 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25.48 इंटू 10⁻³ तो इसकी वैल्यू आएगी, है ना, इसकी वैल्यू आएगी 8 ओम, है ना, ठीक है। और ऐसे ही XC की वैल्यू निकालेंगे, XC की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा में हम रखेंगे तो 2 पाई म्यू और C, ठीक है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी इधर 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू C की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइक्रो में, है ना 796 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 4 ओम आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 ओम, ठीक है। अब ये और ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं, हमारे पास में कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 3 स्क्वायर प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9
यानी 25, ये कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है 5 ओम आ जाएगा, इजी। और ऐसे ही अब देखो XC माइनस XL अपन आर करना है ना, यानी XC कितना है ये रहा, ये माइनस ये यानी -4 अपॉन कितना आ जाएगा 3, तो इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा है -53.1 डिग्री, ठीक है ना। और ऐसे ही पावर फैक्टर है, ये क्या है हमारा पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर निकालना है R अपॉन जेड, क्लियर, जेड R कितना हो गया हमारा 3/5, ठीक है, आ जाएगा 3/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है ना। और ये निकालना था, है ना, क्लियर, डिसिपेटेड पावर तो I² R, है ना, तो I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास में इधर देखो Vm दे रखा है, क्या दे रखा है Vm दे रखा है, RMS वैल्यू निकल जाएगी Vm, यानी इससे ये यानी कितना आ जाएगा, है ना, ये 283 अपॉन √2, है ना, अब Vm और ये पूरा रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में, है ना, इंपीडेंस Z था, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा Vm इसकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में Im अपॉन Z, तो हमारे पास में क्या हो गया Im की वैल्यू क्या हो जाएगी Vm अपॉन Z, है ना, Vm कितना था, Vm है हमारा 283 अपॉन और, है ना, ये Z, और इंपीडेंस कितना है हमारा 5, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। और जैसे RMS में ये आया था, है ना, तो Im जो होगा, है ना, IRMS वैल्यू जो होगी, है ना, वो कितनी होगी Im अपॉन √2, है ना, क्लियर, तो ऐसे ही इसके साथ में क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2, 283 अपॉन 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 एम्पियर, कितनी हो जाएगी 40 एम्पियर के आसपास, ठीक है 40 एम्पियर आ जाएगी, है ना। अब ये 40 एम्पियर हम इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारे पास में 3 ओम, ठीक है, तो हमारे पास में 4800 वाट, क्लियर, 4800 वाट आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इजी था, है ना, क्या था LCR सर्किट था, उसमें, है ना, पीक वोल्टेज दे रखी थी, है ना, Vm, और रेजिस्टेंस, है ना, फ्रीक्वेंसी LCR की वैल्यू दे रखी थी, हमें क्या निकालना था इंपीडेंस निकालना था, इंपीडेंस की वैल्यू, है ना, फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे, जिसमें से XL और XC, है ना, XL और XC हमने अलग अलग निकाला, ठीक है, इनकी वैल्यू इधर पुट कर दी, तो हमारे पास में Z आ गया। फिर ये क्या है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है 5 tan इनवर्स XC माइनस XL, XC और XL की वैल्यू आ गई, इन दोनों को डिफरेंस डिवाइडेड बाय R किया तो कितना वैल्यू आ रही है इसकी -53 पॉइंट, है ना 1 डिग्री। और ऐसे ही हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है R अपॉन Z होता है, R की वैल्यू कितनी है 3 है, Z की वैल्यू जो हमारे पास में इंपीडेंस निकला है वो 5 है, 3/5 किया तो 0.6 आ जाएगा। और ऐसे है ना पावर डिसिपेटेड है ना यानी शक्ति क्षय जो हुआ I² R होता है ना, तो I की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, जैसे V RMS में Vm अपॉन है ना √2 होता है ना, तो ऐसे Im में भी क्या होगा हमारे पास में Vm Im ये होगा, तो Im की वैल्यू आ जाएगी 283/8 5 क्या है हमारा ये इंपीडेंस था, इसकी वैल्यू हमने Z जो था हमारा इंपीडेंस था ना उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो अब हमारे पास में RMS वैल्यू जो होगा Im अपन √2 होगा, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ हमारे पास है 40 है ना ये, तो इस RMS की वैल्यू इधर है ना I है ना हमने इधर पुट करी तो 40 हो गया, 40 का स्क्वायर ये क्या है I RMS वैल्यू होती है, क्लियर है ना। तो अब ये वैल्यू हमने इधर पुट करी तो हमारे पास में कितना 40 का स्क्वायर इंटू 3 तो कितना आ गया है ना, इसको किया 16 है ना
1600 हो गया ये, है ना, 1600, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4801। ठीक है, इसी में है। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 9 है ना, एग्जांपल नंबर 9 भी ऐसे ही थोड़ा सिमिलर है बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 क्या कर रहा है ना, कि इस जो सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रही है ना, वेरी कर रही है। और कैसी है वो, एक तरह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो वो फाइंड आउट कराना चाह रहा है कि अगर ये सर्किट में अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, है ना मेरे बच्चों। तो एग्जांपल 9 में क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमने बताया था कि क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी होता था। क्लियर है ना। तो उसके लिए हमारे पास में देखो एक्सएल क्या था, हमारे पास 2 पाई एल होता था, यानी है ना क्या होता था, है ना, एक्सएल होता था ओमेगा एल और एक्ससी होता था 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हमारे पास में क्या मान लीजिए, हमारे क्या मान लें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसको ओमेगा 0 से हम रिप्रेजेंट करते तो क्या हो जाता था, उसकी वैल्यू हो जाती थी 1 अपॉन रूट में एल सी। क्लियर है ना। तो ओमेगा 0 की वैल्यू हो जाती थी 1 अपॉन रूट में एल सी। और फ्रीक्वेंसी की यदि है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता था, हमें बताया कि ओमेगा इक्वल टू होता था 2 पाई म्यू। म्यू जो होगी हमारे पास में, है ना, अगर बात करें रेजोनेंस की तो म्यू नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी एक तरह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इधर क्या जाएगा, म्यू नॉट और 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी तरह, है ना, यानी ये क्या हो जाएगी, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी की वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू ये रही, है ना, सी की वैल्यू ये रही, है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट में, है ना, और एल की वैल्यू कितनी है ना, 25.48 इंटू 10⁻³ है ना, और इंटू ये क्या है 796 इंटू 10⁻⁻6 और ये -3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 35.4 हर्ट्ज। क्लियर है ना, कितनी हो जाएगी 35.4 हर्ट्ज, है ना। और यदि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना तो एल की वैल्यू ये पुट कर देंगे, सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी 2.1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ठीक है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, है ना, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। और ये हो जाएगी हमारे पास में हर्ट्ज, 35.5 हर्ट्ज हो जाएगी। क्लियर है ना, बस यही था, है ना। और इसके बाद में है नेक्स्ट, है ना, कि इसकी जो है ना IRMS वैल्यू जो होगी, है ना, वो फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो इधर देखो हमारे पास में अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास में, है ना, क्लियर, जो इंपीडेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा। तो हमारे पास में अब इसके बाद में जो इंपीडेंस हो जाएगा, है ना, एग्जांपल नंबर 9 में वो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर यानी इंपीडेंस, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 ओम। कितना दे रखा है, 3 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी इंपीडेंस या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा रेजोनेंस, है ना, फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में कि इसकी जो IRMS वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या फाइंड आउट करनी है, IRMS यानी करंट की IRMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो IRMS वैल्यू क्या होती है, VRMS अपॉन R। ठीक है ना, VRMS वैल्यू कितनी है 283 अपॉन √2, है ना ये, और R की वैल्यू कितनी है 3 ओम। तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सा 283 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3 ओम इंटू √2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.7
एम्पियर। ठीक है ना। अब एक चीज और फाइंड आउट करनी थी, है ना, ये है ना पावर, है ना, पावर फाइंड आउट करनी थी, यानी डिसिपेटेड पावर है, यानी है ना शक्ति क्षय। तो आई आर एम एस स्क्वायर आर वैल्यू। तो अब इसमें इधर तो क्या था, आई आर एम एस पहले वाले एग्जांपल में कितना आ रहा था हमारा 40 आ रहा था, है ना। अब कितना आ रहा है 66.7 आ रहा है, कितना आ रहा है 66.7 आ रहा है। नेक्स्ट तो हमारे पास में ये इस वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, है ना, पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ये आई आर एम एस स्क्वायर आर, आई आर एम एस कितना 66.7 का स्क्वायर इंटू आर कितना है हमारा 3, है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.35 वाट। ठीक है ना, बस, है ना, सिर्फ इतना सा पूछ रहा था वो एग्जांपल लाइन में कि ये फ्रिक्वेंसी क्या है, इसकी वैरी कर रही है, और अगर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है। वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर, एल और सी की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में कितना आ गया 34 है ना 35.4 हर्ट्ज आ गया, है ना। और अगर एंगुलर, है ना, फ्रिक्वेंसी यदि निकालनी है ना रेजोनेंस, है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1/रूट में एल सी, उसकी वैल्यू हो रही है 222 यानी 222.1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज हो कि इस रेजोनेंस, है ना, क्लियर कंडीशन में हमारा एम्पिडेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है रेजोनेंस में, रेजोनेंस कंडीशन में। तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगा आर स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू आर आ जाएगा, जेड इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, और फिर क्या निकालना है आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होता है वी आर एम एस अपन आर। क्लियर, वी आर एम एस हमने निकाला हुआ था 283 अपन अंडर रूट 2 था। क्लियर, तो वो वैल्यू पुट करी और अपन में 3 कर दी आर की वैल्यू, तो उससे वैल्यू कितनी आ रही है 66.7 एम्पियर आ रही है ना। और फिर पावर डिसिपेटेड निकालना था, क्लियर है ना, तो यानी है ना शक्ति क्षय, तो हमारे पास 66.7 का स्क्वायर किया, है ना, आई स्क्वायर, है ना, आरएमएस में, और आर स्क्वायर मतलब आर आई स्क्वायर, है ना, आर, क्लियर, यानी आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू आर मल्टीप्लाई में, तो उसकी वैल्यू हो रही है 66.7 स्क्वायर इंटू 3 यानी 13.35 वाट। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट। अब एग्जांपल नंबर 10 है। 10 बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे बच्चों, है ना, सिंपल सा है ना। हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, है ना, तो डोरवे जो होता है ना उसमें मेटल डिटेक्टर होता है ना, जैसे कि एक ये डोर होता है, क्लियर, इस तरह का, अगर इधर से कोई, है ना, मैन कोई भी जाता है, क्लियर, या फिर कोई भी, है ना, पर्सन, है ना, जाता है इसके अंदर, है ना, तो मेरे बच्चों इसमें क्या होता है ना, एक तरह से एसी सर्किट होता है ये, है ना, एसी क्या होता है एसी सर्किट होता है ना, क्लियर। और ये एक तरह से ना कॉइल के रूप में मेरे बच्चों, है ना, बहुत सारी इस तरह कॉइल के रूप में, है ना, कॉइल के रूप में एक तरह से, है ना, करंट इसमें फ्लो होती है, क्लियर है ना, एक तरह से कॉइल के रूप में इसको हम मान सकते हैं, है ना, कि अगर कॉइल के रूप में अगर ये, और इसमें क्या होता है कि सिंपल सा है ना, जैसे कि हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा है ना, एल सी और ये आर, क्लियर है ना, और ये हमारा एसी हो गया, क्लियर है ना। एक तरह से ये क्या हो गया कॉइल हो गई, है ना। अगर किसी मैन के पास में या पर्सन के पास में किसी के पास में भी, है ना, कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसके पास में कुछ भी मेटल का यदि कोई, है ना, पार्ट है ना, तो वो यदि इसके अंदर जाएगा, है ना, क्लियर है ना, तो वो क्या करेगा उसकी रेजोनेंस, यानी अब भी क्या होता है कि अगर कोई मैन इसके अंदर नहीं गया हुआ है तो ये जो है इधर डोर जो है ना, डोर वे जो है ना, क्लियर, वो क्या है सिंपल सा है कि उसमें क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन, है ना, फॉलो होती है, यानी हमारे पास में कह सकते हैं एक्स एल इक्वल टू क्या होगी एक्स सी, है ना, कंडीशन होगी, यानी रेजोनेंस कंडीशन फॉलो होती है ना। और यदि कोई मेटल इसके अंदर लेके चला जाता है ना,
मेटल लेके चला जाता है। तो हमने पढ़ा है कि है ना मेटल की, जैसे कि हमने कि कॉइल के अंदर यदि कोई है ना, ये कॉइल के अंदर हमने पढ़ा था एग्जांपल की मेटल की रॉड यदि इंसर्ट कर दें है ना, तो क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, मैग्नीफाइड हो जाता था है ना, और फिर जो उसकी वैल्यू बी की वैल्यू जो होती थी मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी है ना, है ना। तो बढ़ जाती थी तो उसकी वजह से क्या होता था है ना, इसका जो रेजोनेंस कंडीशन है ना, वो क्या होगी, बिगड़ जाएगी है ना, यानी चेंज हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। रेजोनेंस कंडीशन ब्रेक होने की वजह से क्या होगी, इधर है ना बैल बजती है ना, बैल बजती है, लाइट है ना ब्लिक करती है ना। तो अगर है ना मेटल नहीं है, नॉर्मल है कंडीशन, तो क्या होगा है ना, ये रेजोनेंस कंडीशन उनकी बनी रहती है ना। अगर जैसे ही मेटल इंसर्ट हुआ, क्लियर है ना, तो हमारे पास में इधर बी इक्वल टू, जैसे कॉइल में जो होता था वो क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, क्लियर है ना। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना, सेम अगर मेटल यदि इंसर्ट कर दिया कॉइल के अंदर है, तो हमारे पास में क्या हो जाता था, म्यू आर म्यू नॉट एंड आई। तो यानी ये जो था म्यू है ना आर नॉट, और ये पूरा मिलके है ना, क्लियर, एक तरह से एब्सोल्यूट है ना परमिटिविटी को शो करता था। यानी इसमें है ना इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ने की वजह से है ना, क्या इसका जो रेजोनेंस कंडीशन होगी, क्लियर, क्योंकि ये बढ़ जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका इंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। अब यदि ये इंक्रीज हो गया है ना, तो ये तो क्या है आपस में सिमिलर थे पहले, यानी बराबर थे, कहने का मतलब रेजोनेंस में। अगर जब ये इंक्रीज हो गया है ना, तो ये है ना क्या हो जाएगा, एक्स एल ग्रेटर देन हो जाएगा ओमेगा, ये 1/ओमेगा सी, यानी कहने का मतलब है एक्स एल जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स सी से, है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इनकी जो होगी रेजोनेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक होने की वजह से क्या होगा है ना, इसमें एक है ना सिस्टम में एक ट्यूनिंग होगी है ना, जो बैल बजेगी, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि मैन जो है, कोई भी पर्सन जो है वो क्या ले जा रहा है, मेटल ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, मेटल ले जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। एग्जांपल नंबर 10 इजी था। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं।